प्रोमेथियस मूवी शुरू होती है तब के समय में जब धरती पर ना तो कोई इंसान, जीव, जंतु, पशु, पक्षी कुछ भी नहीं था। तभी एक स्पेसशिप हम समुद्र के किनारे आता हुआ देखते हैं। हम उसमें से एक सांप जैसा दिखने वाला एलियन बाहर आता है। इस एलियन को मूवी में इंजीनियर कहा गया है। वो इंजीनियर काले रंग का एक लिक्विड पीता है। वो लिक्विड पीते ही उसके शरीर में रिएक्शन होने लगते हैं। उसका शरीर मेल्ट होने लगता है। वो झरने में गिर के बहते जाता है। उसका शरीर पानी में मिलने के कारण एक नए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी उस इंजीनियर के डीएनए से धरती पर जीवन पनपने लगता है। तो इसके बाद कहानी 30-35 हजार साल बाद आती है। साल है 2090। यहाँ पर हमें एक कपल को देखते हैं, डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और उनके बॉयफ्रेंड डॉक्टर चार्ली को। ये लोग एक गुफा में रिसर्च कर रहे थे। कई सारे चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें इंसान काफी विशाल लोगों की पूजा कर रहे हैं। इस चित्र में इंसान आंतरिक में किसी दूसरे आकाश गंगा में मौजूद तारों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये चित्र करीब 30 से 40 हजार साल पुराने थे। उनकी टीम को धरती पर अन्य देशों में ऐसे ही सेम चित्र मिले थे और इतने पुराने समय में जिसने भी ये चित्र बनाए होंगे उनके पास कोई भी बात करने का साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे। फिर भी ये सारे पेंटिंग्स एक ही तरह थी और एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये लोग अपने मीटिंग के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शायद जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इंसानों को बनाया है और इंसानों के लिए ये एक तरह का इन्विटेशन है। जिन लोगों ने भी हमें बनाया वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचें, इस जीवन की उत्पत्ति का रहस्य जानें। इन लोग यूनिवर्स में जिस जगह को पॉइंट कर रहे थे वो ग्रह था LV-223। ये एक दूसरे सौर मंडल में ग्रह आता था। यहां तो मैं बता दूं, जो विशाल इंसान चित्र में दिखाई देते हैं वो इंजीनियर्स ही हैं जिन्हें हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब ये जो टीम थी ये वेलैंड कारपोरेशन के लिए काम करती थी और पीटर वेलैंड इस कारपोरेशन के ओनर थे। उन्हें जीवन की उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाना था, इसलिए ये 17 लोगों की टीम स्पेस में उसी जगह पर भेजने का फैसला करते हैं। करीब 3 साल बाद 1991 में 17 लोगों की टीम वहां जाने के लिए निकलती है। इनके पूरे सफर में ये लोग हाइपर स्लीप में रहते हैं और इनके क्रू को मॉनिटर कर रहा था एक एंड्रॉयड रोबोट डेविड। अब 28 महीने बीत जाते हैं और उस ग्रह के नजदीक ये लोग पहुंचते हैं और अपने अपने हाइपर स्लीप से जग जाते हैं। विकर मिशन की हेड होती है, वो इन सब की एक मीटिंग लेती है, उन्हें मिशन का ब्रीफ देती है। अब ये लोग ग्रह के नजदीक चले जाते हैं और उसका इंस्पेक्शन करने लगते हैं। तो ये पूरा एक बंजर ग्रह था। यहाँ में जीवन का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां पर उन्हें एक पिरामिड का पहाड़ दिखाई देता है। ये देख ये लोग काफी हैरान होते हैं और उसके नजदीकी अपनी शिप लैंड करते हैं। अब उस पिरामिड के अंदर जाने का ये लोग फैसला करते हैं। उनके साथ साथ एलिजाबेथ, डेविड और बाकी सारे साइंटिस्ट निकलते हैं, लेकिन विकर और कैप्टन यानेट उधर ही शिप में रुकते हैं। ये लोग पिरामिड के अंदर आते हैं और पिरामिड के अंदर पूरा स्कैन करते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि पिरामिड के अंदर ऑक्सीजन बैलेंस है, यानी कि ये लोग अंदर सांस ले सकते हैं। इसलिए सारे अपने हेलमेट निकल देते हैं। डेविड को वहां पे ग्रीन कलर का एक ग्रीसी लिक्विड मिलता है। वो आसपास के कुछ बटन से एक्टिवेट करता है तो वहां पे एक रिकॉर्डेड होलोग्राम एक्टिवेट होता है, जिसमें वो इंजीनियर्स वहां से भाग रहे थे, लेकिन उनमें से ही एक इंजीनियर पीछे छूट जाता है और उसका सिर बंद होते दरवाजे से कट हो जाता है। होलोग्राम बंद होने के बाद ये सब लोग उसी जगह पर देखने के लिए जाते हैं। तो सच में वहां पे एक इंजीनियर की लाश पड़ी थी जिसका सिर नहीं था। डॉक्टर एलिजाबेथ कार्बन डिटेक्टर से स्कैन करती हैं और पता लगता है ये शरीर 2000 साल पुराना है। ये सब कुछ देख डॉक्टर फाइफिल्ड काफी डर जाते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह उन्हें एलियंस के लैंग्वेज भी थी। डेविड एक रोबोट होने के कारण वो उनकी सारी लैंग्वेज स्कैन करके उनका मतलब जान लेता है। एक नए उस ग्रीसी लिक्विड से उनके कई सारे कोड्स भी उसे पता लगते हैं और उन्हीं का एक कोड इनएक्टिवेट करके वो मेन डोर खोलता है और वहीं पे उन्हें इंजीनियर का सिर दिखाई देता है। अंदर आने के बाद कई सारे सिलेंडर्स रखे हुए थे। आगे उन्हें बड़ी सी इंसानी मूर्ति दिखाई देती है और इस पूरे स्ट्रक्चर पे काफी अजीब एलियंस की भी मूर्ति थी। अब इनके आने के कारण आसपास का वातावरण बदलने लगता है। जो एलियंस के चित्र थे वो बदलने लगते हैं। ऊपर और उन सिलेंडर में से काले कलर का एक द्रव्य, जिसे मूवी में ब्लैक गू कहा गया है, वो लीक होने लगता है। शायद उसे काले लिक्विड के कारण इस द्रव्य का वातावरण में बदलाव आता है और तूफान आने वाला था, इसलिए विकर सबको वापस बुलाती है। एलिजाबेथ उस इंजीनियर का सिर लेके आती है। तभी डेविड सबसे चुपके एक सिलेंडर अपनी शिप में रखता है। यहां पता चलता है फाइफील्ड और मेलबर्न अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। वो उस पिरामिड में ही गुम हो गए थे। जेनिकुल मॉब लोकेशन ट्रैक करता है और उन्हें कहता है कि वो कल सुबह तक उन्हें रिट्रीव कर लेगा, क्योंकि बाहर बहुत ही बड़ा तूफान था। शिप में आते ही डॉक्टर एलिजाबेथ उस सिर के ऊपर रिसर्च करने लगती है। ऊपर एक कवर था, वो खोलने पे
इंसान जैसा ही सिर था, लेकिन रिसर्च के समय यह सिर फट जाता है। डॉक्टर शॉ उसके डीएनए का एनालिसिस करती हैं तो पता लगता है कि इंजीनियर्स का डीएनए और इंसानों का डीएनए 100% मैच होता है। शायद ये हमारे पूर्वज थे। तो यहाँ दूसरी जगह पे डेविड अकेले में किसी से बात कर रहा था। अब ये कौन है ये हमें जल्दी पता लगेगा। उसके बाद डेविड उस सिलेंडर को ओपन करता है और उसके अंदर जो काले रंग का लिक्विड था उसके एक बूंद लेके वो चार्ली के पास आता है और उसे पूछता है, आपको बनाने वाले का मकसद क्या है? ये जानने के लिए आप किस हद तक जाओगे? तो चार्ली उसे हंसते हुए कहता है, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और वो बिना चार्ली के पता लगे उसके ड्रिंक में वो बूंद मिला देता है और चार्ली वो ड्रिंक पीता है। यहाँ पे फाइफील्ड और मेलबर्न जो सबसे पहले निकले थे अब भी पिरामिड में ही गुम हो गए थे। आसपास उन्हें लाशों का ढेर दिखता है और पता नहीं इन इंजीनियर्स और एलियन को किसने मारा था। उनके ऊपर भी वो आपदा आ सकती है, इसलिए काफी डरे हुए थे और आसपास पूरा वो काले कलर का लिक्विड बह रहा था। तभी वहां पे उन्हें सांप जैसा एलियन दिखाई देता है जो कि उस ब्लैक लिक्विड के बहने के कारण उन छोटे जीवों का रूपांतर हुआ था। वो उन्हें इसको टच करने के लिए जाता है और तभी वो एलियन उसे लपेट के उसके सूट में घुस जाता है और उसके मुंह में इन सॉर्फर को उसे इन्फेक्ट करने लगता है। फाइफील्ड उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन गलती से उसे बहते हुए काले लिक्विड में गिरता है और उसके रिएक्शन से उसकी मृत्यु होती है। यहाँ पर रात में एलिजाबेथ और चार्ली दोनों के बीच में इंटीमेट मोमेंट होते हैं। सुबह उठने पर चार्ली की हालत बहुत ही खराब था। इसके बाद ये लोग वापस पिरामिड जाने के लिए निकलते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। लेकिन पिरामिड में आने के बाद चार्ली की हालत और भी खराब होने लगती है, इसीलिए टीम उसे लेकर वापस आती है। लेकिन डेविड आगे चला जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक कंट्रोल रूम है, यानी ये एक पूरा पिरामिड ना हो के स्पेसशिप था। वो कुछ बटन दबाता है और उसे इंजीनियर्स का वापस होलोग्राफिक वीडियो दिखाई देते हैं जिसमें पूरे आंतरिक का एक नक्शा उसे मिलता है और इस पूरे शिप का डेस्टिनेशन पृथ्वी था, यानी कि शायद ये इंजीनियर्स पृथ्वी पे आ रहे थे। यहाँ पर पूरे हालत देखें। डेविड इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो काला लिक्विड था वो दरअसल इंजीनियर्स का बायो वेपन है। इससे वो किसी भी जीवन को बना सकते हैं या उन्हें खत्म कर सकते हैं। शायद पृथ्वी पे वो आ रहे थे क्योंकि उन्हें इंसानों को मिटा के एक नए रचना को बनाना था। वीडियो बंद होने के बाद डेविड को वहां पे एक इंजीनियर दिखाई देता है जो अपने हाइपर स्लीप में था। बिना किसी को बताए वो शिप में वापस आने लगता है। यहाँ पर चार्ली की हालत बहुत ही खराब थी। चार्ली का शरीर पूरा काला पड़ने लगता है। वो आउट ऑन एफ कंट्रोल होता है। डॉक्टर शॉ उसे शिप के अंदर लेके आने वाले थे लेकिन विकर उसे आने से मना करती हैं क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन वो शिप में नहीं ले सकती थी। चार्ली बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। शॉ और जाने की उसे समझाने लगते हैं कि इसे हम मेडिकल थ्रू ठीक कर सकते हैं, लेकिन विकर उसे आने से मना करती हैं और विकर चार्ली के कहने पर ही उसे बॉन्ड कर देती हैं। ये देख डॉक्टर एलिजाबेथ बेहोश हो जाती हैं। डेविड बाद में उसे एग्जामिन करता है। तब पता चलता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो खुद हैरान होती है क्योंकि किसी मेडिकल रीजन के कारण वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी और पिछले कई महीनों से ये लोग हाइपर स्लीप में हैं। तभी डेविड कहता है ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है बल्कि एलियन है, इसीलिए वो इतना बड़ा हुआ है। अब ये सुनते ही वो पैनिक होने लगती हैं। वो डेविड से कहती हैं कि उसे तुरंत मेरे शरीर से निकालो, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करता। वो कहता है वो जीव को हम पृथ्वी पर लेके जाएंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो जबरदस्ती शॉ को बेहोश कर देता है। लेकिन उसे होश आने पर एलिजाबेथ खुद ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन में जाती है और खुद पे सर्जरी करके वो एलियन निकालती है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो उधर ही साइड में डाल देती है। दूसरी जगह पे फाइफील्ड और शिप के नजदीक आने लगता है। वो पूरा जीव और अग्रेसिव बन गया था, काफी शक्तिशाली था। अपने ही साथियों को वो मारने लगता है। उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरी में उसे फायर गन से जला दिया जाता है। अब यहाँ पे और भी बड़ा खुलासा होता है कि डेविड जिस इंसान से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेलैंड ही था। दरअसल ये पूरा मिशन वेलैंड ने ही प्लान किया था ताकि इंसानों को बनाने वाले जो भी थे उनसे वो खुद की उम्र बढ़ा सके। एक इंजीनियर जिंदा है ये जानने के बाद वो सबके सामने आता है ताकि उसे कांटेक्ट करके वो उम्र बढ़ाते हैं, हमेशा जीवित रहे। और यहाँ पता चलता है विकर उसकी बेटी है और उसे इंजीनियर्स से मिलने से मना करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। फिर डेविड उन इंजीनियर्स का जो भी इंटेंशन था कि वो धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाले थे वो सब कुछ वेलैंड को बताता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता। फिर ये सब लोग मिलकर उसे पिरामिड में जाते हैं और इंजीनियर को हाइपर स्लीप से निकालते हैं, लेकिन वो उसकी भाषा में उसे बात करता है। ये देखकर वो इंजीनियर भी काफी आश्चर्य होता है, लेकिन इंसानों के बारे में पूछने के बजाय वेनलैंड उसे कहता है कि मेरी उम्र बढ़ाने के लिए इसे बोलो। ये सुनते ही इंजीनियर काफी गुस्सा होता है और डेविड ऐसा रोक हाल कर वेनलैंड को मारता है जिसे वेनलैंड जख्मी होता है। इंजीनियर अपनी शिप स्टार्ट करता है
और उसका डेस्टिनेशन अर्थ रखता है। यानी उसका जो मिशन था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, वो उसे वापस एग्जीक्यूट करने जाता है। ये देखकर एलिजाबेथ बाहर से भाग निकलती है। वो बाहर आकर पायलट यूनिट को कहती है कि हमें इस शिप को कैसे भी रोकना है, क्योंकि ये लोग पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब इनके पास कोई वेपन नहीं रहता, इसलिए यानेट और उसके दो साथी ये डिसाइड करते हैं कि अपनी शिप सीधे इंजीनियर की शिप को टकरा देंगे। लेकिन विकर एस्केप पोर्ट से वहां से एस्केप करती है, यानी तो उसके साथी अपने शिप को लेकर इंजीनियर की शिप को टकरा देते हैं, जिसे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इंजीनियर की शिप क्रैश हो जाती है और इसी में यूनिट और उसकी साथियों की जान चली जाती है। अब उस क्रैश में विकर भी मारी जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ एलिजाबेथ बची थी। वो उसी एस्केप पोर्ट में जाती है जहां उसे अपने पेट से निकाला हुआ वो एलियन दिखाई देता है, लेकिन वो अभी काफी बड़ा हो गया था। तो दूसरी जगह से इंजीनियर उसी एस्केप पोर्ट में आते थे। एलिजाबेथ और बीच का ही दरवाजा खोल देती है, जिसे वो एलियन इंजीनियर पे हमला करता है और उसे भी इन्फेक्ट करने लगता है। डॉक्टर शॉ काफी पैनिक हो रही थी। तभी डेविड का उसे मैसेज आता है, मैं तुम्हें वापस अर्थ पर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। पहले तो डॉक्टर शॉ मना करती है, क्योंकि उसी के कारण ये सब कुछ हुआ था, लेकिन आगे वो मान जाती है। लेकिन उसे अर्थ पर नहीं जाना था, बल्कि इंजीनियर्स का जो मेन प्लेनेट था वहां पर जाना था। उसे जानना था कि उन्होंने इंसानों को बनाया क्यों और बाद में डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते थे। और डेविड और वो दूसरे इंजीनियर्स के स्पेसशिप से वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियर्स रॉकेट फाड़ते हुए एक एलियन जन्म लेता है। इसका चित्र पिरामिड में भी लगा हुआ था। इसे जेनोमॉर्फ कहते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर्स इंसानों को क्यों मारना चाहते थे, इसका कारण तो दिया नहीं गया है, लेकिन ब्लैक लिक्विड ही उनका बायोलॉजिकल वेपन था, जिसे वो यूनिवर्स में जीवन की उत्पत्ति या विनाश करते थे। और ये ग्रह उनका मिलिट्री बेस था। जहां वो रहते थे वो ग्रह अलग था, और वो हम एलियन कोवेनेंट इस मूवी में देखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।